हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का यूसीआई के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर मेंशन हैं, इन सभी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। थंबनेल के ऊपर आप लोगों को उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट का एक पूरा परफॉर्मा दिख रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ प्यारे साथियों, जेट एग्जाम 2023 आईसीआर एग्जाम 2023 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि यूसीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी लोगों को जेट और आईसीआर का कोर्स जो है बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो बेटा, आज ही दिए गए ऑफिशियल नंबर पर अपना एनरोल करें और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को शुरू करें। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवर्त सारणी। साथियों, आवर्त सारणी के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, तो हम लोग आज ये बात करेंगे पीरियोडिक टेबल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बेटा, आप सब लोग डाल दीजिए चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल, और हम बात करेंगे कि जेट एग्जामिनेशन में इसका क्या वेटेज रहता है। नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। जो बात आपको लिखने के लिए बोली जा रही है उसको आप ध्यानपूर्वक लिखें, है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। अटेंशन ऑन बोर्ड प्लीज माय डियर, अटेंशन ऑन बोर्ड, अटेंशन ऑन बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी की। आज का जो मेरा मुद्दा है वो किसको लेकर है बेटा? आवर्त सारणी को लेकर। ओके, इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ओके माय डियर, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ बात और बता दूं टेबल के साथ साथ के अंदर। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पीरियोडिक टेबल का सिलेबस पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या सिलेबस है, मींस क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको बोला जाता है आवर्त सारणी का इतिहास। इसका मतलब इस टॉपिक में हम लोग ये बात करेंगे कि जब आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं तो किस किस तरीके से किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा, मतलब हर एक वैज्ञानिक के स्टेटमेंट को अपन पढ़ेंगे, हर एक वैज्ञानिक के कथन को पढ़ेंगे और वैज्ञानिकों में क्या कमियां रही जिसकी वजह से वैज्ञानिक फेल होते गए। आज तक आवर्त सारणी पर काम चल रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक जो होता है प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। उस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों आवर्त सारणी का इतिहास। ओके माय डियर, पहला टॉपिक कौन सा आएगा हमारा? आवर्त सारणी का इतिहास। हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ेंगे। आवर्त सारणी का इतिहास, इस इतिहास से आपको यह पता लगेगा कि पुराने सालों के अंदर क्या क्या डिस्कवरी हुई, क्या क्या साइंटिस्टों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और अपने अपनी बातें बताई, और क्या उनमें कमियां रही, क्यों वो फेल हुए, उनकी बढ़िया बातें क्या थी, उनकी बेकार बातें क्या थी, उन सभी को हम आपके सामने चर्चा करने वाले। जैसे ही आप लोग आवर्त सारणी के इतिहास को पढ़ लोगे, फिर अपन लोग सेकंड टॉप पॉइंट को डिस्कस करेंगे बेटा, और इस पॉइंट का नाम है 100 से अधिक। बेटा, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, है ना। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपैक नेम, तत्वों का आईयूपैक नेम। प्यारे साथियों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं। अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो
तो बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सेकंड जो पॉइंट मैंने लिखा है, अधिकतर मास्टर इस टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं। वास्तविकता तो ये है, उन्हें हकीकत में ये देखा जाए उनको यही नहीं पता कि सिलेबस में क्या दे रखा है दोस्तों। तो दरअसल क्या होता है ना कि टीचर इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और फिर अगर उनसे आप लोग पूछोगे कि सर इसको क्यों नहीं पढ़ाया, तो फिर आपको वो बावला बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर रखा है कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे और किस तरीके से लिखा जाता है। बट कई टीचर्स अपने आप को बहुत ज्यादा किंग समझते बेटा, तो आप लोग बिल्कुल उन पर विश्वास ना करें। आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो किया करो, सीबीएसई वाली बुक है जो आरबीएसई वाली बुक है उसको फॉलो किया करो, और कोई टॉपिक अगर टीचर क्लासरूम में आपको पढ़ा रहा है तो आप लोग बुक में देखा करो कि क्या ये सही तो है, क्या कोई टॉपिक बाकी तो नहीं रह गया। इन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तीसरे पॉइंट की जो हम बात करेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको बोला जाता है परमाणविक आकार। परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या। प्यारे साथियों, इस परमाणविक आकार या परमाणविक त्रिज्या से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। चाहे तो आप लोग जेट की बात कर लो, चाहे तो आप लोग आईसीआर की बात कर लो, या बीएचयू की बात कर लो, इन दोनों को सम्मिलित रूप से सीयूईटी में इंक्लूड कर दिया गया है। नीट एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एटॉमिक साइज से, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर प्यारे दोस्तों, अगर आपको परमाणविक आकार का नॉलेज हो गया तो आप मान के चले आपको सब बातें समझ में आएगी। यहाँ पे चौथे पॉइंट की हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों, इसको बोला जाता है आइनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे दोस्तों? आइनन ऊर्जा या फिर आइनन विभव। आइनन विभव, ठीक है बेटा, ओके। तो फिर आइनन विभव के बाद में जो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है साथियों, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये सब टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखे हैं और देखना मैं आपको ट्रिकी बेस पूरी टेबल समझा दूंगा प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और छठा जो पॉइंट आता है उसको बोला जाता है विद्युत ऋणता। क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत ऋणता। और आखिर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक। एक्स्ट्रा टॉपिक जो और दे रखे उसको अपन पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक। अब देखो, ये आपके सामने पूरा सिलेबस मेंशन मैंने किया है आवर्त सारणी का। कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा गौर करें। सबसे पहले अगर अपन जेट एग्जाम या आईसीआर या बीएचयू या सीयूईटी की बात करें तो यहां पे एटलीस्ट एक से लेकर दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते हैं। एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा और दो सवाल भी आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। आवर्त सारणी के कम से कम दो सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं और ज्यादा भी पूछ सकता है। मतलब आवर्त सारणी का जो सवाल आने वाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बेटा एकदम बेसिक टॉपिक है। और मैं आपको एक बात और ये समझा दूं, अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल को तरीके से समझ लिए, हर एक बात को आपने फील किया, तो आप मान के चलो एस ब्लॉक आपको समझ में आएगा, डी ब्लॉक आपको समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को समझ में आएगी। तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सारी बातें फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, हर एक फिंगर पे हर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे ही कोई सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए, दिमाग में बत्ती चमकनी चाहिए और तुरंत उसका आंसर निकलना चाहिए। हालांकि आप लोग पढ़ाई करोगे, जबरदस्त तरीके से करोगे, मैं उम्मीद करता हूं, बट मैं आपको यह कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अधिक से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, टाइम से टेस्ट देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, और जो पुराने जेट एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनको भी देखना पड़ेगा। तो ये हमारे एग्जाम का वेटेज होता है। आप लोगों को आराम से पूरे सिलेबस को
अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और वीडियो को शुरू करने से पहले अब मैं मेरे पहले टॉपिक की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप लोग जब पीरियोडिक टेबल को देखो तो आपके टेबल के ऊपर या जहां भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वहां पर पीरियोडिक टेबल का फ्लो चार्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि जो बात मैं आपको बोलूं तो आप उसमें देख सको। ओके माय डियर, तो ये हमारा सिलेबस होता है। एग्जाम में दो क्वेश्चन तो यहां से डेफिनेटली बनने वाले हैं, और अच्छे लेवल से तो बनते नहीं भाई साहब, जेट एग्जाम में बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आप लोग इजीली कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अपन बात करेंगे पहले दोस्तों पहला टॉपिक, जिसका नाम है आवर्त सारणी का इतिहास। जी हाँ, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा आप लोग डाल दीजिए हेडिंग आवर्त सारणी का इतिहास। देखो यहां से मेरा पहला पॉइंट शुरू होता है। आवर्त सारणी सबकी टेबल पे रखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं बेटा टेबल आपके पास में होनी चाहिए। आवर्त सारणी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट माय डियर हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का इतिहास। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके सामने जो टेबल रखी है, जो फ्लो चार्ट आवर्त सारणी का होता है, वो कभी ऐसा था ही नहीं। काफी मेहनत लगी इस फ्लो चार्ट को बनाने के अंदर। तो बेटा आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में आपसे पूछूं कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप लोगों ने एक बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से पीरियोडिक टेबल देखी। तो बेटा आवर्त सारणी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आवर्त सारणी, कि पीरियोडिक टेबल की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करना, मतलब एक टेबुलर फॉर्म में रखना, ताकि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाए, इसी को अपन आवर्त सारणी बोलते हैं। कि तत्वों का एक परफेक्ट अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं अपन, आवर्त सारणी। द परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब बेटा आवर्त सारणी जब आप लोग देखते हो तो आप इसमें कलर्ड आवर्त सारणी देखते हो। तो कहीं पर कोई कोई सा कलर दे रखा है, कहीं पर कोई सा कलर दे रखा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो आप टेबल देखते हो, जो फ्लो चार्ट टेबल का आप लोग देखते हो, वो टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि सबसे आखिर के अंदर आई, जिसे मोजले के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। बात समझ में आ रही है बेटा? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, और क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दी। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो एनसीईआरटी स्टार्ट है हमारे डो ब्राइनर के वर्गीकरण से। लेकिन इससे पहले भी दो साइंटिस्ट थे, उनके बारे में आप लोग सुन लो क्या कहानी थी दोस्तों। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला साइंटिस्ट जो था लेवोसियर नाम था। लेवोसियर साइंटिस्ट ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो वो टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स थे, मतलब जो ज्ञात तत्व थे, उनको लेवोसियर ने दो प्रकारों के अंदर बांटा, एक तो धातु और एक अधातु। मैंने क्या बोला? लेवोसियर ने ज्ञात तत्वों को दो प्रकारों में बांटा, एक तो धातु और एक अधातु। काम चलता रहा, बड़े खुश थे लोग भाई साहब लेवोसियर से। लेकिन जैसे ही उपधातुओं की खोज हुई, यहां से लेवोसियर डगमगा गए। मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग जानते हो कि तत्व तीन प्रकार के होते, धातु, अधातु और उपधातु। समझने की कोशिश करना माय डियर, धातु, अधातु और उपधातु। प्यारे बच्चों, जब लेवोसियर अपना कॉन्सेप्ट दे रहा था तो उन्होंने तत्वों को दो प्रकारों में बांटा, एक धातु और एक अधातु। लेकिन जैसे उपधातुओं की खोज हुई, लेवोसियर का वर्गीकरण क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है प्राउस्ट का वर्गीकरण। तो बेटा प्राउस्ट तो एक छोटा सा वैज्ञानिक था, लेकिन इन्होंने भी कुछ बात बताई है, वो आप लोग सुन लो और कहानी खत्म करो। प्राउस्ट ने अपने वर्गीकरण में यह कहा कि समस्त तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने।
जो कि एकदम सरासर गलत बात है कि आप सभी लोग जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु भार लगभग 1 होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, वैसे लगभग 1 होता है। इसका मतलब और भी जो एलिमेंट होंगे उनका परमाणु भार 1 2 3 4 5 मतलब एक पूर्णांक के अंदर होना चाहिए। लेकिन जैसे क्लोरीन का वजन देखा गया तो 35.5 आता है। कितना आता है बेटा? 35.5 आता है। इसका मतलब ये प्राउस्ट की संकल्पना भी क्या थी? गलत थी। इसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे पहला वैज्ञानिक था और जो वैज्ञानिक हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, उस वैज्ञानिक की हम लोग आज बात करेंगे बेटा जी। और उस वैज्ञानिक का नाम है प्यारे दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम है डोबराइनर। यस, यहां से मेरा काम चालू होता है। डोबराइनर, जी हां, डोबराइनर का वर्गीकरण, यहां से मेरा काम चालू होता है। देखना बेटा, क्या स्टेटमेंट था डोबराइनर का, इसको अपन समझते हैं बेटा जी। हिस्ट्री से वैसे क्वेश्चंस नहीं बनते, बट अपने को बेटा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। देखना बेटा, हम पढ़ेंगे डोबराइनर का वर्गीकरण। सही है। डोबराइनर ने अपने वर्गीकरण में क्या कहा कि इन्होंने एक ही वर्ग के तत्वों को तीन तीन के समूह में अरेंज किया। डोबराइनर ने एक ही वर्ग के तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया और तीन तत्वों के समूह को एक त्रिक के नाम से पुकारा गया। इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया और इन्होंने तीन तीन के समूह बना दिए और यह कहा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अंतिम तत्वों के औसत के बराबर होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि डोबराइनर के वर्गीकरण के अनुसार, डोबराइनर के वर्गीकरण के अनुसार एक ही वर्ग के समान गुणों वाले तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहा गया। तो एक ही वर्ग के जो तत्व होते हैं जिनके गुण समान होते हैं उनको तीन तीन के रूप में अरेंज कर लिया और यह बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अंतिम दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो प्यारे दोस्तों, डोबराइनर ने सबसे पहले यह बता दिया, लिथियम हो गया यहां पे, सोडियम और ये पोटेशियम। समझने की कोशिश करना, आप सभी लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में देखो क्या ये तीनों एक ही वर्ग में है क्या, मतलब एक ही लाइन में है क्या? आप कहेंगे जी हाँ ये एक ही लाइन में है। प्यारे साथियों, लिथियम का जो वजन होता है वो होता है 9। कितना होता है बेटा जी? 9। कितना होता है? 9। सॉरी, लिथियम का वेट 9 7 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, लिथियम का वेट कितना होता है बेटा? 7। कितना होता है? 7। लिथियम का वेट कितना होता है? 7। सोडियम का मान के चलो x मान लिया, अपने को निकालना है, और पोटेशियम का 39 होता है। तो अगर आप लोगों को सोडियम का वेट निकालना होता है तो सोडियम का वेट होता है लिथियम और पोटेशियम का औसत। तो अगर आपको यहां पर सोडियम का वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा? आप बोलेंगे 7 + 39 डिवाइड बाय 2। 7 और 39 को जोड़ दिया तो ये आता है 46/2। इट मींस 23। तो बेटा लिथियम का वेट कितना, सॉरी सोडियम का वेट कितना हो गया? 23 हो गया। तो जो यहां पे ये आपने ये वाला जो देखा है ना, ली ना की, इसको एक त्रिक बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा? एक त्रिक। ये क्या बन गया? डोबराइनर का एक त्रिक बन गया बेटा। क्या बन गया? एक त्रिक बन गया। से आप लोग बोलते हो ट्रायड। क्या बोलते हो बेटा जी? ट्रायड बोलते हो। इसी तरीके से मैं आपको और एग्जांपल बता दूं प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया। देखना बेटा, अब ये चेक करो कि या तीनों एलिमेंट्स एक ही वर्ग में है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल एक ही वर्ग में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40। और स्ट्रोंशियम को क्या मान लो आप? x मान लो। और बेरियम का होता है बेटा 137। कितना होता है? 137। अब आप लोगों को स्ट्रोंशियम का वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा? तो आप बोलेंगे सर 40 + 137 डिवाइड बाय कितना आएगा? 2। कितना आएगा बेटा? 2।
तो जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग निकलता है ये 88.5। क्या निकलेगा बेटा? 88.5 के आसपास में निकलता है। तो ये स्ट्रोंशियम का वेट कितना आता है? 88.5। तो बेटा ये भी है, क्या बन गया हमारा? त्रिक बन गया। कितना हो गया बेटा जी? त्रिक बन गया। चेक कर लो, ये भी क्या बन गया? एक त्रिक बन गया। और देख लो भाई साहब, मैंने यहां पे लिखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या लिखा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा क्लोरीन का वेट होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। ब्रोमीन का आपको निकालना है और आयोडीन का होता है 127। तो चेक करो x कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू, मैं गायब होता हूं थोड़ा सा, देखना, x इज इक्वल टू 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2। और जैसे ही आप लोग इसको ऐड करके डिवाइड करोगे तो यह आता है 81.25। तो बेटा ब्रोमीन का वेट कितना हो गया? 81.25 हो गया। तो बेटा यहां भी ये भी क्या बन गया? एक डोबराइनर का त्रिक बन गया। क्या बन गया बेटा जी? डोबराइनर का एक त्रिक बन गया। कुछ त्रिक और होते जो आप लोग लिख सकते हो बेटा जी, मैं आपको बता दूं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये भी डोबराइनर का एक त्रिक होता है बेटा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बेटा, मांगे, कन्या, ये भी क्या होता है? डोबराइनर का त्रिक होता है। आलू, गाजर और इन, ये भी क्या होता है बेटा? डोबराइनर के त्रिक होते हैं बेटा। समझने की कोशिश करना, ये भी क्या बन गया तुम्हारा? डोबराइनर के त्रिक्स बन गए बेटा जी। ये लो। तो बेटा पता क्या चला कि डोबराइनर ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया और यह बताया बीच वाले तत्व का परमाणु भार अंतिम दो तत्वों के औसत का लगभग होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर इन्होंने ये बात बता दी तो फिर फेल क्यों हुई? फेल होने का कारण यह था कि डोबराइनर ने कुछ ही त्रिक बना पाए, सभी एलिमेंट्स को त्रिकों के रूप में अरेंज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया प्यारे दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन बेटा ये बनेगा कि निम्न में से कौन डोबराइनर का त्रिक नहीं है, या फिर क्या सवाल बनेगा? निम्न में से कौन डोबराइनर का त्रिक है? बात समझ में आ रही है? तो एक प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बेटा ये समझ में आया कि नहीं समझ में? कि डोबराइनर ने क्या क्या स्टेटमेंट, तीन तीन के ग्रुप बना दिए, उसको त्रिक कहा गया, लेकिन समस्त तत्वों को तीन तीन के समूह में नहीं बांट पाया, इसलिए डोबराइनर बेटा क्या हो गया? फेल हो गया। सवाल यहां से क्या बनेगा माय डियर? सवाल यहां से बनेगा, जैसे आप एक प्रश्न लिखो भाई साहब, एक प्रश्न आप लिखो। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन डोबराइनर का निम्न में से कौन डोबराइनर का त्रिक नहीं है? डोबराइनर का त्रिक नहीं है। ये लो जनाब आपके सामने ये प्रश्न है बेटा। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन बी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ऑप्शन सी है ली ना के। ऑप्शन डी क्या है बेटा? ऑप्शन डी है सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। बात समझेगी नहीं समझे? आप इस प्रश्न का जवाब दोगे भाई साहब? आप इस प्रश्न का जवाब दोगे, क्या आंसर निकलने वाला है? सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा डोबराइनर का त्रिक नहीं है? ओके, ऑप्शन ए यहां लिखा प्यारे दोस्तों मैंने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ऑप्शन बी लिखा मैंने सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ऑप्शन सी लिखा मैंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ऑप्शन डी लिखा मैंने फेकोनी। ये दो प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं। अगर आप इन दोनों प्रश्न को सोल्व कर लिए, मान के चलो डो ब्राइनर खत्म हो गया हमारा भाई साहब। इन दो प्रश्न को सोल्व करना है आप लोगों को बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सोल्व करके कमेंट फटाफट करेंगे आप लोग। दो प्रश्न आप लोगों को हम बताने वाले हैं बेटा जी, दोनों प्रश्न आप लोगों को सोल्व करना है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? बात समझे कि नहीं समझे? ये मेरा कौन था बेटा? डो ब्राइनर का क्लासिफिकेशन था। सही है। चलिए अब देखो, डो ब्राइनर के बाद में जो अगला साइंटिस्ट था उसका नाम था बेटा न्यूलैंड। क्या नाम था बेटा जी? न्यूलैंड। अगले वैज्ञानिक थे बेटा जी न्यूलैंड। तो अगला क्लासिफिकेशन क्या है? न्यूलैंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूलैंड। देखना बेटा और समझना, देखना और बेटा समझना क्या यहां कहानी होती है। बेटा न्यूलैंड का वर्गीकरण क्या कहता है, इसको अपन ध्यान से समझेंगे। आप सभी लोगों का अटेंशन चाहूंगा। न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने अपने वर्गीकरण में यह बताया कि इन्होंने समस्त तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने समस्त तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और यह बताया कि पहले तत्व के गुण आठवें तत्व से मैच करते हैं, कि पहले तत्वों के गुणों की समानता आठवें तत्वों के समान होती है। इसलिए इसे बोला जाता है न्यूलैंड का शतक नियम। ऐसा कहा जाता है कि न्यूलैंड को संगीत का बड़ा शौक है। संगीत में 8 नोट्स होते हैं, सारे गामा पादा नीसा। उन नोट्स के आधार पे हम इसके क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो प्लीज आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना माय डियर। संगीत के नोट्स कितने होते हैं बेटा जी? 8। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये संगीत के आपके सामने 8 नोट्स है। अगर तुम इस पहले नोट को देखो, ये कौन सा नोट है बेटा जी? पहला। ये कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो आप मुझे ये बताना मेरे प्यारे साथियों कि यहां पर जो ये पहला नोड है, क्या वही आठवां है क्या? बिल्कुल। आप कहेंगे जी हां, पहला भी सा है और आठवां भी सा है। तो बेटा जब न्यूलैंड अपना वर्गीकरण दे रहा था, उस समय पर अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और अक्रिय गैस कहां पर उपस्थित होती है? 18वें वर्ग में होती है प्यारे साथियों। तो बेटा यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा लिथियम और यहां पे लिखा बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है, यहाँ सिलिकॉन आता है, यहाँ फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पोटेशियम आता है और यहाँ पे कैल्शियम आता है। तो जरा आप समझने की कोशिश करना माय डियर, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो पहला एलिमेंट है, अगर ये लिथियम है तो इस लिथियम के गुण किससे समान होंगे? इसके 8वें एलिमेंट के समान होंगे। तो अगर ये पहला है तो ये कौन सा हो गया? दूसरा। ये कौन सा? तीसरा। ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये वाला एलिमेंट कौन सा हो गया? आठवां एलिमेंट। कौन सा हो गया बेटा? आठवां। तो इन दोनों को एक ही ब्लॉक में रखा गया है जिसका नाम है एस ब्लॉक। तो लिथियम के गुण सोडियम के समान होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे न्यूलैंड का वर्गीकरण था। लेकिन सवाल ये उठता है सर न्यूलैंड फेल क्यों हुआ? पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम परमाणु तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर 8 के बजाय 18 का अंतर पाया जाता है। तो बेटा न्यूलैंड के फेल होने का कारण क्या था? न्यूलैंड के फेल होने का कारण, कमियां क्या थी? न्यूलैंड की कमियां ये थी कि बेटा जी केवल कैल्शियम पर लागू,
केवल कैल्शियम तक लागू, सॉरी, केवल कैल्शियम तक लागू। ओके। और दूसरी कमी क्या थी बेटा? अक्रिय गैसों की खोज, अक्रिय गैसों की खोज। क्योंकि मुझको एक बात बताओ, जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई तो बेटा वो कहां पर आती है? वो इधर ही आती है, यहां पे नियोन आता है और यहां पे आर्गन आता है। तो अब बताओ, अगर पहला एलिमेंट लिथियम बन जाए, पहला एलिमेंट अगर लिथियम बन जाए तो इसका आठवां एलिमेंट कौन सा बनेगा? आप क्या क्या कहेंगे सर? नियोन बनेगा। अब नियोन तो हमारा पी ब्लॉक का है, लिथियम हमारा एस ब्लॉक का है, तो दोनों के गुण समान नहीं होते। इसलिए अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसको क्या कर दिया गया बेटा? फेल कर दिया गया। तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि अक्रिय गैसों की खोज के बाद में इसे क्या कर दिया गया बेटा? फेल कर दिया गया। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं समझ? तो पहला प्रश्न देखो क्या है, न्यूलैंड का वर्गीकरण का आधार क्या था? आप क्या कहेंगे? परमाणु भार। इन्होंने क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ये लो, क्रम में अरेंज किया। और आपसे सवाल कर लिया जाए कि न्यूलैंड का वर्गीकरण फेल क्यों हुआ, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? बेटा, न्यूलैंड जब अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे वो टाइम आई थिंक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई। अक्रिय गैसों की खोज के बाद न्यूलैंड के वर्गीकरण को फेल कर दिया। न्यूलैंड का वर्गीकरण केवल कैल्शियम तक लागू होता है। तो ये इसकी दो सबसे बड़ी कमियां थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है लोथर मेयर। क्या नाम है दोस्तों? लोथर मेयर। ओके, चलिए, अटेंशन प्लीज। तो न्यूलैंड के बाद में तीसरा वैज्ञानिक कौन था बेटा जी? उसका नाम है लोथर मेयर। तो तीसरा क्लासिफिकेशन क्या लिखेंगे आप लोग? डाल दीजिए हेडिंग, लोथर मेयर का वर्गीकरण। लोथर मेयर का वर्गीकरण। ओके। देखो, हिस्ट्री आराम से अपन पढ़ रहे, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को भी अपन लपेट रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा, लोथर मैन ने तो एक इंटरेस्टिंग बात बताई। लोथर मैन ने क्या किया? एक ग्राफ बनाकर तत्वों के गुणों के बारे में एक्सप्लेन किया। लोथर मैन ने ग्राफ बनाया परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच। लोथर मेयर प्लॉट ए ग्राफ इन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच ग्राफ बनाया और एक इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाया दोस्तों। उस ग्राफ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लोथर मैन ने अपने वर्गीकरण में क्या बनाया? एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया दोस्तों? एक ग्राफ बनाया। और ग्राफ देखना मेरे बच्चों, लोथर मैन ने एक ग्राफ प्लॉट किया कुछ इस तरीके से। और ये ग्राफ जो बना, ये किस किस के बीच बना बेटा? ये ग्राफ बना परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच। परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच ग्राफ। और ग्राफ कुछ ऐसा तो नहीं बना, लेकिन अपन ऐसे बनाते इसको बेटा, सिंप्लीफाई करके बनाते। बाकी एक्चुअल में ऐसा नहीं बना, एक्चुअल बहुत गंदा सा ग्राफ बना। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ग्राफ उन्होंने डिनोट किया। और यहां पे चार स्थितियां बताई। पहली, शीर्ष, इसको अपन टॉप बोलते हैं, टॉप पोजीशन। दूसरी बताई अवरोही। दूसरी क्या बताई बेटा? अवरोही। इसको आरोही बोलते हैं पहले। तो देखो, पहले बोलेंगे आरोही। ये लो, ये क्या हो गया? सेकंड, एक सेकंड। देखना बेटा, एक सेकंड है ना। दूसरी क्या बनाई? आरोही। इसको आप इंग्लिश में असेंडिंग बोलते हैं। तीसरी बनाई अवरोही। क्या बनाई बेटा? अवरोही।
और चौथी स्थिति थी आधार, मतलब नीचे वाली, बॉटम वाली। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो लोथर मेयर के ग्राफ के अंदर कौन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा जी, जरा ध्यान देना आप सभी लोग इधर। आप ध्यान देना प्यारे साथियों, क्या ये वाली पोजीशन हमारी टॉप होती है क्या बेटा? इसको भी क्या बोलेंगे? टॉप पोजीशन। ये भी क्या होगी? टॉप। ये भी क्या होगी? टॉप। और ये जो नीचे वाली, इसको इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? आधार। क्या बोलेंगे बेटा जी? आधार वाली पोजीशन। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? प्लीज आप समझने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना। इसको अपन क्या बोलेंगे? आधार। में आपको एक्सप्लेन कर दूं प्यारे साथियों, आप यहां पे ध्यान से समझने की ये कोशिश करें। एक तो टॉप पोजीशन होती है, एक असेंडिंग होती है, एक डिसेंडिंग होती है, और एक क्या होती है बेटा जी? बॉटम होती है। क्या होती है बेटा जी? बॉटम होती है। बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। और इस वाली पोजीशन को अपन बोलते हैं बेटा, इसको बोलते आरोही। क्या बोलेंगे बेटा? अलग पेन से डिनोट करता हूं, येलो से बनाता हूं। इसको अपन क्या बोलेंगे? आरोही। ये कौन सी पोजीशन है बेटा? आरोही। आरोही, ऊपर चढ़ने वाली, करेक्ट, ऊपर चढ़ने वाली। और इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको रेड से दिखाता हूं। इस वाली को बोलेंगे अवरोही। क्या बोलेंगे बेटा? अवरोही। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये लो चलो। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, शीर्ष पर था बेटा जी ग्रुप नंबर फर्स्ट। शीर्ष पर कौन थे? ग्रुप नंबर फर्स्ट, पहला ग्रुप, जिसको अपन बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलेंगे बेटा? क्षारीय धातुएं। पहले ग्रुप पे कौन था? क्षारीय धातु। मतलब टॉप पर कौन था? क्षारीय धातु। और कौन कौन सी बेटा जी? ली, ना, के, रब एंड सो ऑन। बात समझेगी नहीं समझे? आरोही पोजीशन पर था बेटा जी ग्रुप नंबर 17। कौन था? ग्रुप नंबर 17। और इसको बोलते बेटा जी हेलोजन। क्या बोलते हैं भाई साहब? हेलोजन। हेलोजन वर्ग। क्या बोलेंगे? हेलोजन वर्ग। जो कि कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वेरी गुड। अवरोही पर था बेटा जी ग्रुप नंबर सेकंड। कौन था? ग्रुप नंबर सेकंड, जिसे बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलेंगे बेटा? क्षारीय मृदा धातुएं। समझ लो बस खाली आप। और कौन कौन होता है बेटा? मांगे, कन्या, सुंदर एंड सो ऑन। और आधार पे था बेटा जी संक्रमण तत्व। कौन थे? संक्रमण तत्व। और किसी किसी किताब में लिखा हुआ है उपधातुएं। कौन थे? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट्स। ये लो जनाब। देखो बेटा, ये आप लोगों ने, मैं आप स्क्रीन के सामने से हटता हूं प्यारे दोस्तों। लोथरमैन ने एक ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच? परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच। और ग्राफ प्लॉट करके ये बताया कि इसमें 4 पोजीशन होती हैं। एक शीर्ष, दूसरा आरोही, तीसरा अवरोही, और चौथा कौन होता है बेटा? आधार। शीर्ष पर कौन देखने को मिलेगी? ग्रुप नंबर फर्स्ट देखने को मिलेगा। आरोही कौन देखने को मिलेगा? ग्रुप नंबर 17 देखने को मिलेगा। अवरोही पर कौन देखने को मिलेगा? ग्रुप नंबर सेकंड मिलेगा। आधार पे कौन मिलेगा? संक्रमण तत्व मिलेगा। लेकिन बेटा जी याद रखना, लोथरमेयर ग्राफ की कुछ सीमाएं भी थी। वो सीमा थी कि सभी ज्ञात तत्वों की स्थिति नहीं दर्शा पाया, और ग्राफ में सभी तत्वों की स्थिति याद करना आसान नहीं था। ग्राफ में सभी तत्वों की स्थिति याद करना आसान नहीं था, और सभी ज्ञात तत्वों को ग्राफ में स्थिति नहीं दिला पाया। ये लोथरमेयर की कमियां थी। लोथरमेयर की कमियां क्या थी प्यारे दोस्तों? लोथरमेयर की जो कमियां थी वो मैं आपको बता दूं मेरे मेरे बच्चों। लोथरमेयर की जो कमी थी वो ये थी बेटा जी, कमी है ना, सभी ज्ञात तत्वों को, सभी ज्ञात तत्वों को ग्राफ में स्थिति नहीं दिला पाया, नहीं दिला पाया।
येलो जनाब। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? दूसरा, सभी तत्वों की ग्राफ में स्थिति याद करना मुश्किल था। ये सबसे बड़ी दो कमियां थी प्यारे दोस्तों, कि सभी ज्ञात तत्वों को ग्राफ में स्थिति नहीं दिला पाया, सभी तत्वों की ग्राफ में स्थिति याद करना मुश्किल। अब यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, मैं आपको वो प्रश्न लिखा दे रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बन सकता है, दो प्रश्न मैंने आपको पहले लिखा है और दो प्रश्न अब लिखा देता हूं। लोथर मेयर का ग्राफ, लोथर देखना बेटा जी, प्रश्न देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग आंसर भी बताना बेटा जी। लोथर मेयर का ग्राफ, लोथर मेयर का वक्र किसके बीच, किसके बीच या मध्य बनाया गया? पहला प्रश्न तो ये, पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि लोथर मेयर का ग्राफ किस किस के बीच बनाया गया। तो डायरेक्टली आप लोग यहां पे आंसर लिख देना, परमाणविक आयतन व परमाणविक भार के बीच बनाया गया। दूसरा प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा गलत है लोथर मेयर के आधार पर, कौन सा गलत है लोथर मेयर के आधार पे, निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए। एक तो बेटा यहां पे शीर्ष लिखा मैंने, यहां पे आधार लिखा, यहां पे आरोही लिखा, और बेटा यहां पे क्या लिखा मैंने, अवरोही लिखा। समझने की कोशिश करें आप लोग। और यहां पे लिखा मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहां लिखा मैंने संक्रमण तत्व, यहां मैंने लिखा क्षारीय मृदा धातुएं, और यहां मैंने लिखा हेलोजन। आपको यह बताना बेटा, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो आप इधर देखो बेटा जी, आरोही पर तो कौन था, ग्रुप नंबर 17, बट यहां पे क्या दे रखा है, क्षारीय मृदा धातु, तो ये भी गलत आंसर है बेटा जी। और अवरोही पर हेलोजन, जी नहीं, इधर देखो बेटा जी, अवरोही पर कौन था, अवरोही पर था मेरे प्यारे बच्चों क्षारीय मृदा धातुएं। इसका मतलब ये आंसर, दोनों आंसर करेक्ट है बेटा जी, मतलब सी एंड डी आर करेक्ट। मतलब ये गलत कथन है भाई साहब, सी एंड डी आर करेक्ट आंसर। तो ये दो प्रश्न आपके सामने इसके बन सकते। बोलो बेटा बात समझ में आई या फिर नहीं, ईमानदारी से कहना। लोथर मेयर से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको दोनों प्रश्न लिखवा दिए। लोथर मेयर के बाद जो सबसे बढ़िया वैज्ञानिक था, जिसका नाम था बेटा जी मेंडलीव। क्या नाम था प्यारे दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा जी। मेंडलीव की आवर्त सारणी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये लो जनाब, अगला जो क्लासिफिकेशन आता है उनका नाम क्या है, मेंडलीव। क्या नाम है दोस्तों, मेंडलीव। देखना प्यारे दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखो, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ना भाई साहब, क्या कहना चाहता है, क्या कहानी थी भाई साहब। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मेंडलीव के बारे में कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई साहब, वो आप लोग समझने की कोशिश करें।
बेटा मेंडलीव एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले तत्वों को सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित किया। मेंडलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज ऑल नोन एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिकली मैनर। एकदम व्यवस्थित ढंग से अरेंज किया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। इन्होंने समस्त तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन ये गलत लाइन कह दी इसने यहां पे, क्योंकि इसकी कमियां भी बहुत सारी रही दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर लगभग 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। और मेंडलीव ऐसा वैज्ञानिक था, इन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। कि इनको यह पता था कि इन फ्यूचर कोई एलिमेंट्स आएगा तो उसको यहीं पर रखना है। तो इसी कारण इनको ज्योतिषी की उपाधि मिल गई। ये मैंने इसको दे दी भाई साहब, कि मेंडलीव ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। और क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? और साथ साथ में कि मेंडलीव ने सबसे पहले वर्ग और आवर्त के बारे में बताया। वर्ग और आवर्त के बारे में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? मेंडलीव ने एक्सप्लेन किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त थे और वर्ग थे बेटा 8। कितने थे बेटा जी? 8। और इन वर्गों को सब वर्ग में बांटा गया है बेटा जी, जिसे आप लोग 9 भी कभी कभी इंक्लूड कर लेते हो। लेकिन मेंडलीव की फेल होने के बहुत से कारण थे। मेंडलीव ने अपने स्टेटमेंट में यह कह दिया कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा गया कि जहां पर परमाणु भार का घटता हुआ क्रम आ रहा था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के स्टेटमेंट तो अच्छे थे, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर समान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रखने की बजाय अलग अलग रखा गया और असमान गुणों वाले तत्वों को एक जगह रखा गया। भाई साहब ये इनके बहुत डीमेरिट्स थे भाई साहब। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, हाइड्रोजन की स्थिति सुनिश्चित नहीं कर पाया। हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो मेंडलीव ने क्या नहीं कर पाया बेटा? सुनिश्चित नहीं कर पाया। धातु और अधातु को अलग नहीं कर पाया। समस्थानिकों के बारे में इनका स्टेटमेंट बदल गया था भाई साहब। आप सभी लोग जानते हो समस्थानिक के परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसके बारे में इनका स्टेटमेंट चेंज हो गया था। तो मेंडलीव की बहुत सारे फायदे भी थे, मेंडलीव की बहुत सारी कमियां भी थी दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आप सब लोग जानना बेटा, मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? परमाणु भार। तो आप लोग सुनना और अपने हिसाब से लिखना। मेंडलीव ने समस्त ज्ञात तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट। मेंडलीव ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। मेंडलीव ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी दी। इसके आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त थे, 8 वर्ग, जो कि सब वर्ग में आगे क्लासिफाई थे, इसलिए कभी कभी आप लोग 9 भी पढ़ते हो। लेकिन मेंडलीव की बहुत सारी कमियां भी रही। मेंडलीव की कमियां रही कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को स्थिति नहीं दिला पाया। मेंडलीव धातु और अधातु को अलग नहीं कर सका। मेंडलीव समस्थानिकों के बारे में फेल हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ जगह ऐसा देखने को मिला कि परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम नहीं था, घटता हुआ क्रम था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर समान गुणों वाले तत्वों को अलग से रख दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर असमान गुणों वाले तत्वों को एक जगह रख दिया गया। ये बहुत बड़ी कमी है। और इसके बाद में चालू होता है मेरा आधुनिक आवर्त सारणी। आई होप मेरी बोली हुई बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहले दोस्तों आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि आप सब लोग वीडियो को शेयर करें और उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच को आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें, जो कि आप लोगों के लिए एकदम फ्री रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान की टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा जेट आईसीआर की आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। सारे टीचर अपने आप में बहुत इनोवेटिव है, एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपीरियंस फैकल्टी पूरी हमारी। तो अगर आप लोग उत्थान के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नंबर पर आप लोग कॉल करके अपना एनरोल करें, वो भी एकदम फ्री। आप लोग मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू और ऑफलाइन सेंटर में आके अपना एनरोल करवा सकते हैं।
मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में मोजले की आवर्त सारणी के साथ। धन्यवाद।